हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं 12th की बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। आज शुरू करते हैं तीसरे चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, आप उसे ध्यान में रखें। ध्यान में रखिएगा तो आसानी से 12th के एग्जाम में यानी बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाइएगा। आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इसमें आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उसमें एक पहला ही क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। एनोड क्या होता है? धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। बाबू आपको पता होगा कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उसके ऊपर ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है बाबू? ऋणावेश होता है। और कैथोड होता है उसके ऊपर धनावेश होता है। एनोड पे ऋणावेश और कैथोड पे क्या होगा? धनावेश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को कहते हैं। जब विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? बाबू इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। धात्विक चालक ऑप्शन में देख लीजिए, धात्विक चालक है, विद्युत अपघट्य चालक है, कुचालक है। कुचालक में तो विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है। अब विद्युत अपघट्य चालक में आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो ये आंसर कौन सा होगा बाबू? धात्विक चालक। धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत आवेश का प्रवाह करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं? कौन सा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बाबू ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालक सेल, इनमें से कोई नहीं। आपको जैसा पता होगा कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो यहां पर ये जो आपका गैल्वेनिक सेल होगा वो सही आंसर होगा। इसी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा, यानी किसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये जो जलीय घोल है उसमें हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं करता है? आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको हाइड्रोजन के जो नीचे होगा उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको अवकृत कर सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा उसका अवकरण हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। तो देख लीजिए कौन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इसमें Fe जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, P3+ वो हाइड्रोजन से ऊपर है, बाकी सब हाइड्रोजन से नीचे ही होता है। इसलिए Fe3+ को हाइड्रोजन अवकृत नहीं कर सकता है। ध्यान रखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीकरण होगा और जो नीचे होगा उसका अवकरण होगा, यानी कि उसको अवकृत नहीं कर पाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ऑक्सीकरण विभव, अभी हमने कहा ऑक्सीकरण विभव किसका ज्यादा है? तो बाबू विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे होता है उसका अवकरण विभव ज्यादा होता है। पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। तो आप देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन है? विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको कैल्शियम होगा सबसे ऊपर कौन सा होगा? कैल्शियम। इनमें से सबसे ऊपर कैल्शियम होता है। ऐसे सबसे ज्यादा लिथियम का होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव किसका होता है? लिथियम का। और सबसे ज्यादा अवकरण विभव किसका होता है? तो फ्लोरीन का। ये दोनों का याद रखिएगा और बाकी सब का सीरीज याद रहेगा, तभी पता कर सकते हैं कि किसकी ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, किसका अवकरण विभव ज्यादा है। जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा उसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगा उसका अवकरण विभव ज्यादा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है
सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड पे कौन प्रतिफल प्राप्त होता है? किसका कराना है बाबू? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड है NaCl है, NaCl का जलीय घोल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराएंगे जलीय घोल का, ध्यान रखिएगा जलीय घोल दिया हुआ है, जलीय घोल का विद्युत अपघटन कराइएगा तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन। कौन कौन मिलेगा बाबू? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो होगा आपका कैथोड पर मिलेगा और क्लोरीन जो होगा वो आपको एनोड पर मिलेगा। हाइड्रोजन कहां मिलेगा? कैथोड पर, और क्लोरीन कहां मिलेगा? एनोड पर। यह ध्यान रखेंगे। तो पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर कैथोड पे कौन प्राप्त होगा? कौन प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही कहता कि सोडियम क्लोराइड को द्रवित करके लिक्विड स्टेट में इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, यहां क्या था? जलीय घोल था। यहां क्या था? यहां द्रवित अवस्था में जल नहीं रखा गया है, दूसरी को द्रवित कर दिया गया है सोडियम क्लोराइड को। तो अगर ये इस स्थिति में होगा तो सोडियम प्राप्त होगा, कौन प्राप्त होगा? सोडियम प्राप्त होगा और आपको क्लोरीन प्राप्त हो गया। सोडियम आपका कैथोड पर प्राप्त होगा, क्लोरीन आपको एनोड पर प्राप्त होगा। क्लोरीन तो हमेशा एनोड पर होगा, लेकिन याद रखेंगे अगर द्रवित अवस्था में है तो सोडियम कैथोड पर मिलेगा, अगर जलीय घोल है तो हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, इसलिए इन दोनों को ध्यान रखेंगे कि आपको जलीय घोल में क्या मिल रहा है? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। और द्रवित अवस्था में कैथोड पर क्या मिल रहा है? तो सोडियम। सोडियम कब मिलेगा? जब द्रवित होगा तब। हाइड्रोजन कब मिलेगा? जब सोडियम क्लोराइड ही होगा लेकिन जलीय घोल में होगा तब। आपका यहां पर आंसर क्या है? चूंकि कह रहा है कि जलीय घोल तो कैथोड पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ चुका है, कई बार। आप पिछले अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो 4-5 बार जरूर आपको मिल जाएगा कि पूछा हुआ। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, एक विद्युत अपघट्य, कोई एक विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य कहते हैं वैसे पदार्थ जो जलीय घोल में अपने आयनों में टूट जाता है। जो ऐसे पदार्थ जो जलीय घोल में अपने आयनों में टूट जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब देखिए कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य विलयन में जटिल आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, जल में घोले जाने पर आयन देता है। यानी अभी हमने क्या कहा कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होगा? जो जलीय घोल में आयन देता है। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, जल में घोले जाने पर आयन देता है। जैसे जल में घोलिएगा तो अपने आयनों में विघटित हो जाएगा और आयन देगा। ध्यान रखेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होगा? जल में घोले जाने पर आयन देता है। जब भी जल में घोलेंगे तो अपने आयन में टूट जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ वे हैं। कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ है? अभी हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ की चर्चा भी किया कि जो जलीय घोल में अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसी को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? प्रबल मतलब पूरा का पूरा टूट जाए तभी ना प्रबल है, और कम टूटेगा तो क्या है? दुर्बल है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जल में शीघ्र घुल जाता है, विद्युत प्रवाहित करते हैं, उच्च तनुता पर आयन में विभक्त होते हैं। उच्च तनुता कहने का मतलब है ज्यादा विलायक मिलाया जाए, अधिक विलायक मिलाया जाए, ज्यादा पानी मिलाया जाए, ज्यादा जल मिलाया जाए, तब वो आयनों में विभक्त होता है। और सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी सभी प्रकार की जो तनुता होती है, थोड़ा मात्रा में भी जल मिलाइएगा तो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो प्रबल उसी को ना कहेंगे जो पूरा का पूरा विभक्त हो जाए, किसी भी सांद्रता पर अपने आयनों में विभक्त हो जाए उसको प्रबल कहेंगे। और जो उच्च तनुता पर ज्यादा जल मिलाने पर विभक्त होगा उसको कहेंगे दुर्बल। इसको क्या कहेंगे? दुर्बल। और जो सभी तनुताओं पर विभक्त हो जाएगा उसको प्रबल। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ वे हैं जो सभी तनुताओं पर आयन में विभक्त होते हैं। याद रहेगा। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली अवकारक है? कौन शक्तिशाली का अवकारक है? बाबू देखिए
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन का। तो ये सबसे ज्यादा अवकारक होगा। ये क्या होगा? सबसे ज्यादा अवकारक होगा। यहां तो जितने सारे तत्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता होता है, तो अवकारक फ्लोरीन सबसे ज्यादा तो है, सबसे ज्यादा है, लेकिन इनमें भी अगर देखिएगा तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अवकारक होगा। सबसे कम अवकारक कौन होगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, कौन है बाबू? आयोडीन। आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, इसलिए इनमें से सबसे दुर्बल अवकारक है। इनसे भी ज्यादा दुर्बल हो सकता है, लेकिन इनमें सबसे कम अवकारक कौन है? आयोडीन। और सबसे प्रबल अवकारक कौन है? फ्लोरीन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन शक्तिशाली अक्षीकारक है? बाबू यहां अक्षीकारक पूछा है, अवकारक नहीं पूछ रहा है, अक्षीकारक पूछ रहा है। ऑप्शन वही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी कंफ्यूजन करते रहेगा। एक को याद कर लिया, दूसरा को छोड़ देते, एग्जाम में टिक मार के ये गलती। दोनों को ध्यान रखना होता है। जब जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कहा था कि कौन अवकारक है, यहां अवकारक की बात किया है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वो अवकारक है। और यहां क्या पूछ रहा है? कौन अक्षीकारक है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है वो अक्षीकारक है। तो यहां आंसर कौन हो जाएगा? आयोडीन। यहां आंसर आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि अक्षीकारक पूछा जा रहा है। आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता इन सब में कम होती है, इसीलिए आयोडीन यहां अक्षीकारक है। अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा अवकारक है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है? द्वितीय नियम एक बार आप लोग सुन लीजिए। द्वितीय नियम होता है जब किसी विद्युत रासायनिक सेलों को, बहुत सारा विद्युत रासायनिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, सीरीज में जोड़ दिया जाए। जब किसी विद्युत रासायनिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उससे समतुल्य विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है। उस पे इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है। ये नियम है। नियम भी आपसे पूछा जाता है। नियम क्या है? जब किसी विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो और उससे समतुल्य विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है। खैर ये तो नियम था। आइए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? धन आयन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघट्य पदार्थ के समतुल्य भार से, ऋण आयन के परमाणु संख्या से, धन आयन के वेग से। बाबू अभी हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक यानी समतुल्य भार से पर आधारित है, यानी किससे संबंधित है? समतुल्य भार से संबंधित है। याद रहेगा। द्वितीय नियम किससे संबंधित है बाबू? रासायनिक समतुल्यांक कह लीजिए चाहे समतुल्य भार कह लीजिए, तो रासायनिक समतुल्यांक से भी संबंधित है और समतुल्य भार से भी संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है? बाबू बैटरी या सेल दो प्रकार का होता है। बैटरी कह लीजिए चाहे सेल कह लीजिए, दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल। और जिसको चार्ज कर सकते हैं, जिसको दोबारा आवेशित किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल। किसको पूछा जा रहा है? द्वितीयक सेल को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है। पहले का है लेक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। बाबू लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे आप बैटरी देखे होंगे इन्वर्टर वाला बैटरी, वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है और उसको दोबारा चार्ज करते हैं कि नहीं? करते हैं। दोबारा आवेशित किया जा सकता है, इसीलिए सही आंसर कौन होगा? लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग द्वितीयक सेल। तो लेड स्टोरेज बैटरी आपका द्वितीयक सेल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है
96,500 कूलम, 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे, लगभग 1 फैराडे। 96,500 कूलम किसके बराबर है? 1 फैराडे के बराबर है, यानी 1 फैराडे बराबर लगभग 96,500 कूलम होता है। तो 1 फैराडे कह लीजिए चाहे 96,500 कूलम कह लीजिए, विद्युत धारा कॉपर सल्फेट से प्रवाहित किया जाता है, कॉपर सल्फेट से प्रवाहित किया जाता है, तो उसके घोल से मुक्त करती है। तो बाबू देखिए, 1 फैराडे विद्युत आवेश प्रवाहित कीजिएगा ना, तो 1 समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है। कितना जमा होता है? 1 समतुल्य भार। कॉपर पे आवेश 2+, कॉपर के लिए निकालना है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2+। और कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। तो आप उसकी समतुल्य भार निकाल लीजिए। चूंकि 1 फैराडे कह रहा है, 1 फैराडे से 1 समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है, तो उसकी समतुल्य भार निकाल लेते हैं। 63.5/2 भाग कर लेते हैं 63.5/2, यानी परमाणु भार जो होता है वो अब बटा उसकी संयोजकता। ऐसे ही समतुल्य भार निकालते हैं, तो समतुल्य भार निकाल लीजिए। 1 फैराडे से 1 समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है, हमने समतुल्य भार निकाल लिया, भाग कर लीजिएगा। कौन सा ही आंसर होगा बाबू? 31.75 ग्राम। 31.75 ग्राम कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। कोई दिक्कत किसी को? आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस चीज को। आपको पता है कि 1 फैराडे विद्युत धारा से, 1 फैराडे विद्युत धारा यानी 96,500 कूलम से 1 समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है। यहां से आप समतुल्य भार निकाल लीजिएगा जिसका निकालना हो। अब कह देगा 2 फैराडे तो क्या कीजिएगा? इसका 2 गुना कर दीजिएगा। 10 फैराडे कह दे तो 10 गुना कर लीजिए, आधा फैराडे कह दे तो अब जैसा देगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आपको विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन का नियम 2 नियम होता है विद्युत अपघटन के लिए, दोनों फैराडे ने दिया था। फैराडे ने प्रथम नियम दिया और दूसरा नियम, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में आया भी था कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? लेमार्क ने, ओसवाल्ड ने, फैराडे ने, अर्हेनियस ने। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। किसने दिया? फैराडे ने। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। कौन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक? ग्राम, ग्राम एम्पियर, ग्राम कूलम, कूलम ग्राम। कौन होता है रासायनिक तुल्यांक का मात्रक? बाबू ग्राम कूलम। ग्राम कूलम रासायनिक तुल्यांक यानी रासायनिक समतुल्यांक। रासायनिक समतुल्यांक अभी बताया गया कि 1 कूलम विद्युत धारा से 1 समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है, उसी को रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं या रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। कौन होगा बाबू? ग्राम कूलम। ग्राम कूलम आपका रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। देखिए आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेकर के आए थे। आपके 3rd चैप्टर, तीसरे चैप्टर से 15 क्वेश्चन लेकर के आए थे। इसके बाद वाले वीडियो में 15 से आगे यानी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको लेकर के आया जाएगा। जब तक आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।